नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आज आवाज़े ख़वातीन के इस मंच पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम क्यों है। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर माहिनो फातिमा, जो न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं। एएमयू से उन्होंने पीएचडी की है और इसके बाद जेएनयू से डीएसटी और आईसीएमआर के लिए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की है। हमारे साथ जुड़ी है प्रेरणा वाडीकर लंदन से। प्रेरणा जीवा ग्लोबल की उद्यमी है और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में प्रेरणा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति के सामाजिक प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप दोनों का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर माहिनो से। डॉक्टर माहिनो, यूनेस्को की एक रिपोर्ट में कहा गया था, 2017 की रिपोर्ट में कहा गया था कि पूरी दुनिया में 30% से भी कम महिलाएं हैं जो कि वैज्ञानिक शोध में हैं। क्या भारत में भी ये स्थिति आप देखती हैं, चूंकि आप खुद जो है वो उससे गुजर के निकली हैं? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपको मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। एंड जी, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर हम देखें, बीएससी में मेन एंड वीमेन का रेशियो ऑलमोस्ट बराबर है, बीएससी में स्पेसिफिकली। देन मास्टर्स तक जाते जाते ये रेशियो रिवर्स हो जाता है। लड़कियां मास्टर्स में ज्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन पीएचडी तक जाते जाते मतलब एमएससी में अगर हम देखें, अगर डेटा है हम मेरे पास यहाँ पे ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, तो बीएससी में गर्ल्स आर रिप्रेजेंटिंग 24.5 लाख, while male are 23 lakhs, जो कि 1:1 का ऑलमोस्ट रेशियो है। देन कमिंग टू एमएससी, गर्ल्स आर 4,15,000 while boys रेशियो 2,39,000, जो कि हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इज मोर एमएससी लेवल। फिर पीएचडी तक आते आते डेटा इज 24,000 अप्रोक्सीमेटली, एंड फॉर मेल्स इज 26,000, जो कि हम कहेंगे कि इक्वलाइज हो गया है, लेकिन इसमें गर्ल्स का रेशियो कम हुआ है। तो बात यहाँ तक की नहीं है, बात अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे जहाँ पे जॉब्स तक हम जाते हैं, तो डेटा बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है। वहाँ पे खुद मैंने जैसे कि फिर इसके बाद पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरल की है, तो बहुत सारे लोगों को ये फील्ड छोड़नी पड़ जाती है। तो अगर हम इसका रीजन तक जाएंगे तो देयर आर सेवरल रीजन, और रीजंस ये है कि पहले तो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं कि हमारे यहाँ जैसे जो सेटअप है उसमें ये होता है कि साइंस में अगर वेट लैब्स की पर्टिकुलरली, जैसे कि मैं मेडिकल से रही हूँ, थोड़ा बायोमेडिकल साइंस मेरा रहा है, तो उसमें ये वेट लैब होती है। लैब कंडीशंस में काम करने का मतलब होता है कि आपको ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है रिसर्च को, अगर आप रिसर्च में हैं तो। हाँ, लाइक यू हैव टू वर्क सम टाइम ओवरनाइट, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं बायोमेडिकल साइंस में जो आपको टाइम डिपेंडेंट ऐसे होते, डिपेंडेंसीज ऐसी होती है कि आपको ओवरनाइट भी रुकना हो सकता है लैब में, तो वो सिक्योरिटी रीजन आ सकता है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो एएमयू से फिर मैं जेएनयू आई, तो मैंने देखा कि सिक्योरिटी होती है। एएमयू में हमें कुछ टाइम लिमिट था कि हमें यहाँ तक लैब में रहना है। फिर जेएनयू में मैंने ओवरनाइट भी काम किया, तो वहाँ पे ये एक एक्सपैंड हुआ, वहाँ पे सिक्योरिटी थी, मैंने कर लिया। इसके बाद फिर एक और बर्डन आता है, जो वो होता है आपकी मैरिज एंड मैटरनिटी वगैरह की। वो बहुत बड़ा इशू है जो कि बहुत ज्यादा अनटच्ड है। हालांकि हम सब अपने लेवल पे जानते हैं, पर उसको एड्रेस अभी तक नहीं किया जाता है। वैसे एप्लीकेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि हम सबको ये बात पता है कि अगर पहले तो लोकेशन होती है पेरेंटल साइड से कि हम कहाँ पे पढ़ेंगे, शादी के बाद ये रिलोकेशन की प्रॉब्लम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है ज्यादातर। इसके बाद तो यहाँ से कुछ लोग तो कोप अप कर जाते हैं जिनका सपोर्ट हो जाता है, लेकिन तब भी ज्यादातर रेशियो में लोग स्किप कर जाते हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों से फाइट नहीं कर सकते हैं ओवर द टाइम, दे गिव अप। देन कम्स, मैं अभी पूरा पॉइंट्स बोल दूं या? जी, बताएं बताएं, आप बताएं। हाँ, बताएं। देन जो पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
जो कुछ भी है वो सब मेल फ्रेंडली है, बिकॉज दिस सोसाइटी इज बिल्ड बाय मैन। तो वो सब कुछ ओवरऑल जो हमारा होता है वो सब मैन फ्रेंडली हो जाता है। तो अगर हम मैटरनिटी लीव की मान लीजिए बात करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो हमने मैटरनिटी लीव मांगी, अगर वो मान लीजिए 2 वीक्स की ली, लेकिन थर्ड वीक में आई फाउंड माई सेल्फ अनेमिक, तो ये सब चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन हैं हमारे बीच में, लेकिन वो अनएड्रेस्ड हैं और वो हम कभी अभी भी तक एड्रेस नहीं किया गया। एड्रेस जी। नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को समझाएंगे तो वो समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि लोगों को लगता है क्योंकि आपको ये फैसिलिटी है तो वी आर जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। तो कहीं ना कहीं जी। एक खुद की एक वो आ जाती है, हम्म, रिस्पेक्ट की भी बात आ जाती है कि हम्म, हाउ लॉन्ग वी कैन आस्क विद दिस सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं वहां से विड्रॉ हो जाता है। फिर चाइल्ड जब आफ्टर बर्थ पेरीनेटल डिप्रेशन पे जो मैंने खुद रिसर्च की है, मेरा जो 2 पोस्ट डॉक था वो पेरीनेटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन था विमेन में, तो वो भी बहुत ज्यादा बायोलॉजिकली इफेक्टिव एक फैक्ट है, तो जी। वो भी तो मैंने एड्रेस करना होता है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात कही गई थी कि ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है या डिजिटल अर्थव्यवस्था की जो बात है उसको विमेन फ्रेंडली बनाना चाहिए। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर उफाना रियाज, जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर उफाना। और डॉक्टर उफाना के 100 से भी ज्यादा पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, उन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं। हाल ही में उन्हें सीवी रमन अवार्ड मिला है। इसके अलावा नेसा का उन्हें ग्रीन टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिला है। स्वागत है डॉक्टर उफाना आपका हमारे कार्यक्रम में। और अब आपसे सवाल हम पूछते हैं कि जिस तरह की समस्या डॉक्टर माहिनो ने हमें बताई, क्या आपको लगता है कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका जिक्र किया गया है, क्या इसके बावजूद लड़कियों की संख्या साइंस के क्षेत्र में बढ़ी है और यही कारण है या कुछ और भी कारण है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं साइंस के क्षेत्र में, स्टेम जिसको हम कहा जाता है? असल में गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज रहता है वो है सोशल प्रेशर। वो काफ़ी सोशल प्रेशर में रहती हैं और बहुत सारी सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं। साइंसेस ऐसी फील्ड है जिसमें काफ़ी टाइम डिवोट करने की ज़रूरत होती है, काफ़ी फोकस्ड फील्ड रहती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स हैं। फिर आगे अगर मास्टर्स परस्यू करेंगे तो टाइम जो है जो डिवोट करना है वो बढ़ जाता है, और पीएचडी में तो काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ जाता है। अब फैमिली की तरफ से हर तरीके के प्रेशर आते हैं टू गेट मैरिड एंड टू सेटल डाउन। फिर और सोशल इश्यूज होते हैं सोसाइटी में, एज है, एज बार है कि विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ एज यू शुड गेट मैरिड अवे। ये बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स रिमोट प्लेसेस से आते हैं उनके मेजर इश्यूज रहते हैं। और जहाँ तक नॉर्मल गर्ल स्टूडेंट्स के हैं तो क्योंकि जो सोसाइटी में अपब्रिंगिंग रहती है दैट इज मोस्टली वी आर फेसिंग अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत रहता है। तो बेसिकली वी मेजरली हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग अप देयर कॉन्फिडेंस। चाहे हम मास्टर्स के स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं या बैचलर्स के साथ, तो उनके अंदर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती, तो उस पर काफ़ी फोकस करना पड़ता है। तो गर्ल स्टूडेंट्स के साथ ये जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं और हमारे जो सोशल इश्यूज हैं ना, उसकी वजह से ये रेशियो काफ़ी कम रहता है साइंसेस में। और इस ये अंडर रिप्रेजेंटेशन का मेजर रीज़न है सोशल प्रेशर एंड डिस्क्रिमिनेशन। फिर जेंडर बायसनेस भी रहती है कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उनका काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने की ज़रूरत रहती है। एंड हम लोग कोशिश करते हैं, being a female representative as their mentors, we try to boost them, we try to build up their confidence, and they also feel जब when they find females in this field कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इस तरह से we take extra effort to mentor such students who come from different backgrounds and having lack of confidence, and they are also insecure about the future, क्योंकि जॉब्स को लेके वो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना ज़्यादा है, तो वेयर डू फीमेल स्टूडेंट्स फॉल इन दिस एरिया पर्टिकुलरली, कि व्हाट विल बी आवर फ्यूचर इन दिस एरिया। सो दीज आर द मेजर इश्यूज विच forces girl students to step back from this field. There's a lot of competition. The ratio is highly disbalanced. So they're very insecure basically. They're very insecure.
डिस्क्रिमिनेशन की बात की डॉक्टर खाना आपने, ये डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल पर है? यदि हम स्कूल कॉलेज के लेवल पे बात करें या फिर जॉब के लेवल पे बात करें, आपने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें जेंडर बायस्ड हो। लोगों को, पुरुषों को लगता है कि शायद वो इस फील्ड के लिए ज्यादा जो है वो उपयुक्त हैं। महिलाओं की एक ऐसी कंडीशनिंग या बच्चियों की ऐसी कंडीशनिंग होती है शुरू से कि वो एक खास तरह के जॉब्स के लिए जो है वो बनी है। तो क्या इन सब चीजों का असर भी पड़ता है? लेकिन अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो 866 जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उसमें से मात्र 53 जो है वो महिलाओं को मिले हैं। तो ये पूरे विश्व की स्थिति है। इसमें भारत और खासतौर से आप जामिया में हैं जिस तरह से, तो वो कैसे देखती हैं सामाजिक स्तर पर, इसको किस तरह से देखती हैं आप? असल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो फीमेल्स ऑलवेज हैव दैट पीयर प्रेशर कि फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन पर है, एंड दे हैव टू टेक अलोंग द फैमिली अलोंग विद द जॉब, या फिर टीचिंग या रिसर्च, या फिर वो अपनी जो हायर स्टडीज परस्यू करना चाहती हैं। तो वही बात है कि जो फैमिली प्रेशर है या सोशल प्रेशर है कि दे हैव टू परफॉर्म एट होम एंड एट वर्क, दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम, स्ट्रेस ऑन देम, मेंटल स्ट्रेस। तो इसी वजह से अब इन जॉब्स में जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है या फिर कोई लीडरशिप की कोई ऐसी डेजिग्नेशन है जिसमें यू हैव टू ओन समथिंग, यू हैव टू टेक अप सम वर्क, तो दे फील वेरी रिलक्टेंट, क्योंकि दे नो दैट चिल्ड्रन विल सफ़र, फैमिली विल सफ़र, और सारा बैलेंस मेंटेन करके उन्हीं को चलना है। So this is the reason why they lose their confidence, and they have a lot of confusion created कि whether we should pursue this ahead or not। और दूसरा ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उन्हें इसीलिए दिखता है बेसिकली कि जो रेशियो वो देखती हैं 20:2 या 10:40 का रेशियो, जब वो देखती हैं कि हमारे क्लासरूम में कि इतनी जो है डिस्पैरिटी है, तो उसी से उनका जो है वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बिल्डअप हो जाती है। सो अगर रेशियो इक्वल रहे तो थोड़ा सा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, एंड देन दे हैव टू फेस डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ सोशल एनवायरमेंट्स आल्सो, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस। फीमेल्स हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू फेस, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो हायर स्टडीज में हो। तो उन चैलेंजेस के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं रहती हैं बेसिकली। सो इट एंड्स अप इट एंड्स अप इन बायसनेस। तो वहाँ पे जो उनको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी की ज़रूरत होती है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड नहीं हो पाती, रेशियो कम होने की वजह से। आपसे हम जानना चाहेंगे, पूना से आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आईआईएम बेंगलोर से आप पढ़ी, फिर इसके बाद आप ऑक्सफोर्ड पहुंची, तो आपने बड़ा लंबा सफर तय किया और बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल भी किया आपने। प्रेरणा, आपका बहुत व्यापक जो है आपको एक एक्सपोजर मिला है। आप किस तरह से देखती हैं इन चीजों को? क्या आपको लगता है कि ये सारी कमियां हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रही हैं? भारत में वो बराबर से हैं या आप जैसे बाहर देख रही हैं अभी? जी, आई कंप्लीटली एग्री। जो मेरे पहले दोनों प्रोफेसर्स ने बात की कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम है, रोल मॉडल्स का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक स्टेप पीछे लेके बात करना चाहती हूँ कि हमारे अपब्रिंगिंग में ही हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जब बच्चियों को हम लोग गिफ्ट देते हैं, तो हम बार्बी डॉल लेके जाते हैं या रंगोली किट लेके जाते हैं या ड्राइंग पेंटिंग का सामान लेके जाते हैं। लेकिन लड़कों को जब गिफ्ट देते हैं आप लोग, तो आप एक लेगो के वो कंस्ट्रक्शन बोर्ड लेके जाएंगे या कार लेके जाएंगे। तो उनमें जो थिंकिंग प्रोसेस है वो 5 साल से शुरू हो जाती है। आप 5 साल से उनको कंडीशन करना शुरू कर देते हैं कि आप बेटा बच्ची हो तो आप रसोई और बार्बी डॉल्स के साथ खेलो, और बेटे आप बेटे हो तो आपको बड़े-बड़े काम करने, तो आप कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजें खेलो। तो हम एज इंडिविजुअल्स, हम एज पेरेंट्स, हमको खुद की तरफ देखना चाहिए कि हम किस तरह का अपब्रिंगिंग अपनी बेटियों को दे रहे हैं। बाकी वर्क प्लेस अपॉर्चुनिटीज, एकेडमिक जेंडर गैप, रोल मॉडल इज ऑल अ रिफ्लेक्शन ऑफ हमारा अपब्रिंगिंग एंड अपना अपॉर्चुनिटीज वी गिव टू आवर ओन चिल्ड्रन। तो अगर हम अपने बच्चों को जेन्युइनली इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, जेन्युइनली इक्वल अपब्रिंगिंग दे, तो उस लड़की को भी उसमें एक जोश रहेगा कि मुझे भी साइंटिस्ट बनना है। आज लड़कियां क्यों टीचर बनने के लिए भागते हैं लेकिन साइंटिस्ट उनके दिमाग में नहीं आता, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया गया है कि बेटा आप किचन में देखो। दूसरी बात, हमारे अपब्रिंगिंग में ही हम जब अपने घर में एक लड़का और एक लड़की होते हैं, लड़की को हम 10-10 बजे तक टीवी देखने देते हैं, बाहर खेलने भेजते हैं, लेकिन लड़की होती है तो उसको हम बचपन से बोलते हैं बेटा जरा रसोई में हाथ बटाओ,
बेटा जरा वो घर का काम कर दो। तो हम ये जी अपब्रिंगिंग में अगर अपना अपना खुद का नजरिया बदलेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ होप। एंड ये प्रॉब्लम ग्लोबली प्रिवेलेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद इन इंडिया सर्टेन रूरल वर्सेस अर्बन में है, लेकिन हाँ प्रोपोर्शन एंड द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिफर्स। जी प्रेरणा, इसमें नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें भी ये माना गया कि 30% महिलाओं ने ये माना है कि उनकी जो पारिवारिक प्रतिबद्धताएं हैं वो प्रभावित होती हैं जब वो खास तौर से अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होती हैं। तो ये जो एक जिम्मेदारी है, कुदरती जिम्मेदारी हम इसे कहें, या ये इसमें किस तरह का परिवर्तन आना जरूरी है यदि हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं महिलाओं को आगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं महिलाओं की ही होती है। आप क्या फील करती हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम एक रेप विक्टिम को देखते हैं या एक सेक्सुअल हरासमेंट पीड़ित महिला को देखते हैं तो हम सबसे पहले अपनी सोच ये होती है उसने कपड़े ठीक नहीं पहने होंगे, और उसी थॉट प्रोसेस को हम अभी बात कर रहे हैं कि महिलाओं की जिम्मेदारी है खुद को प्रूव करना, महिलाओं की जिम्मेदारी है खुद को वहां पे डेमोन्स्ट्रेट करना। मेरा ये मानना है कि ये पुरुषों की जिम्मेदारी है कि घर के कामकाज में हाथ बटाना, पुरुषों की जिम्मेदारी है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। और जब तक पुरुष सशक्त नहीं होंगे खुद की जिम्मेदारी समझने के लिए, तब तक महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट होता रहना पड़ेगा। तो ये महिला सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, हमें पुरुष सशक्तिकरण की जरूरत है। जी अगर हम एक वर्क कल्चर की बात करें, डॉक्टर महीनो आपसे हम जानना चाहेंगे, वर्क कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ एक समावेशी जो कल्चर है जिसमें हम महिलाओं और पुरुषों को साथ लेकर चलें, उसमें कितनी कमी है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि अगर फीमेल बॉस है तो शायद वो ज्यादा अच्छी तरह से चीजों को समझती है, और उसके साथ जो है वो बाकी एम्प्लॉयज जो है, महिला एम्प्लॉयज, वो ज्यादा अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। ऐसा मानती हैं क्या आप? मेरा ऐसा वैसे नहीं मानना है कि फीमेल मेंटर ही हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंसिटिविटी, इस बात की सेंसिटिविटी ओवरऑल सोसाइटी में ही नहीं है, प्रिवेल करती है। बिकॉज कुछ लेवल तक मैं कह सकती हूँ कि बीइंग अ विमेन एक मेंटर हमारा समझता है कुछ चीजों को, लेकिन अगर हम बिगर एस्पेक्ट पे जाएंगे तो उसमें ओवरऑल उतना गेन नहीं लगता है कि इसमें कोई सेंसिटिविटी का ज्यादा, क्योंकि जैसा कि अभी उमामा मैम ने बोला कि जैसे कि अपब्रिंगिंग में है ये, तो कहीं ना कहीं हमारे खुद के अंदर भी ये इनबिल्ट है, ये इनेटली कहीं ना कहीं से आ गया या एडेप्टिव है बिहेवियर, जिसमें हम अपने आप को हेल्पलेस समझने लगते हैं ओवर द टाइम। तो मान लीजिए कि फीमेल एनवायरनमेंट भी है तो वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्रमोट नहीं कर पाते हैं, ये भी एक रीजन है। वो ही अपब्रिंगिंग का पार्ट है या सोसाइटल मेकअप का पार्ट है। एंड और इसके अलावा आप अगर मेल डोमिनेंस वाले एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हैं हम, तो उसमें हम देखते हैं कि हाँ सीवियरिटी बढ़ रही है। उसका ये है क्योंकि उसमें एक तो ये आ जाता है कि एलिनेटिंग बिहेवियर आ जाता है और अपॉर्चुनिटी डिनाई हो जाती है हमें। हम बहुत ज्यादा मेल एनवायरनमेंट में बैठ के और अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा खुद का भी फ्रेंड सर्कल और जो हमारा पूरी जो जनरेशन का प्रोसेस है वो एज सच इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, क्योंकि हम खुद को खुद एलिनेट करते चले जाते हैं ओवर द टाइम। तो बिल्टअप ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई किसी को प्रमोट कर रहा है। ओवरऑल सोसाइटी में पूरा चेंज का मुझे लगता है कि सेंस ऑफ दिस इनडिस्क्रिमिनेशन शुरू से प्रिवेल होना चाहिए, और उसके लिए जो हमारा एफर्ट है वो उसका जो लेवल है अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि स्टार्ट भी हुआ है, क्योंकि मैं बहुत कुछ अभी भी देखती हूँ वैसा ही चल रहा है। भले ही हम इतने डिजिटलाइज हो गए हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन वो उसी तरह से एनवायरनमेंट वैसा ही चेंज होता जा रहा है कि हम खुद को निकाल के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि अभी एक डॉक्यूमेंट्री है पिक्चर अ साइंटिस्ट, उसमें हम देखें तो
सेक्सुअल हैरेसमेंट की 3 साइंटिस्ट की अपनी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें वो कैसे बैकअप कर जाते हैं अपने अपने उसको। तो सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं, बुलिंग एक पार्ट है। फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें कि अगर लड़की होती है, तो लड़की को बहुत जगह पे मार्जिनलाइज़ होना पड़ता है, खुद को टोन डाउन करना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। और लड़के अगर उससे बड़ा क्राइम भी करते हैं या उससे बड़ा भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते हैं उस प्लेस पे, लेकिन वो वहाँ पे स्टे करते हैं, रहते हैं और यू कैन से अ काइंड ऑफ बुलिंग इज देयर। और बहुत सारी चीजें हैं, और हम विमेन भी एक दूसरे को सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इननेटली, नॉट इननेटली, एडेप्टिवली वी आर सपोज टू लिव हेल्पलेस। तो वो सब रीजन कई हैं, जैसे कि अभी मैम ने कहा हमारी कि शुरू से हमें लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, तो सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और सपोर्ट के सेंस में तो ये आता है कि हर एक स्टेज पे बायोलॉजिकली जो फिजियोलॉजिकल साइकिल है उस सबको की एक अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग शुरू से बनानी पड़ेगी कि हमें कैसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए। अगर वो चीज़, ये चीज़ हम बच्चों को सही समझा पाएँ, और तब ओवर द टाइम हम 2-3-10 जनरेशन के बाद कोई डिफरेंस देख सकते हैं। अभी का तो मुझे नहीं लगता है कि वी आर जस्ट टॉकिंग एंड वी कैन जस्ट क्रिएट एन अवेयरनेस, लेकिन हाँ, वी नीड फ्यू जनरेशन टू गो टू कम अप विद बेटर थिंग, एंड दिस इज माय आइडिया। या जी, जी, बिल्कुल। डॉक्टर Yes. उफाना, यहाँ कार्यक्षेत्र में भेदभाव की बात हुई, लैंगिक पूर्वाग्रह की बात हुई। क्या शैक्षणिक संस्थाओं में भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है? और एक शिक्षक होने के नाते अब हमारी जिम्मेदारी जो है वो कितनी बढ़ जाती है, ये आप कितना महसूस करती हैं कि बच्चियों को वो एक सुरक्षा का जो है वो भाव उनके भीतर भरना और उनको इतना मजबूत बना देना कि वो आगे बढ़ें और हर चीज का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ें। ये जो सामाजिक कारण बताए अभी महीनों ने, तो उन सबको पार करते हुए वो आगे बढ़ें, वो पीछे ना हट पाएं, इन सब की कितनी जरूरत महसूस करती हैं आप? इसकी ज़रूरत तो हमेशा से रही है और इस पे एफर्ट्स हमेशा से रहे हैं। स्कूल टाइम से ही ये चीज़ें, मतलब ये अवेयरनेस रहती है कि बस ये है कि गर्ल चाइल्ड के प्रोग्राम्स वगैरह अभी लॉन्च हुए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। बट पर्सनल लेवल पे हर टीचर का एफर्ट रहता था कि बच्चों को एनकरेज किया जाए, लड़कियों को इन पर्टिकुलर एनकरेज किया जाए। और वो जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो अपब्रिंगिंग का, उसको ख़त्म करने की भी हर लेवल पे एफर्ट्स किए जाते थे और अभी भी किए जा रहे हैं। तो ये एक कांस्टेंट बैटल है। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ यही है कि ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक साइंसेस में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट ये प्रिवेल कर रही है अभी भी कहीं ना कहीं। क्योंकि जो अपब्रिंगिंग में जो साइकोलॉजिकल केयरनेस की जो उसकी ज़रूरत है, गर्ल चाइल्ड के एक्स्ट्रा केयर एंड एफर्ट, उसके अपब्रिंगिंग में एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करने की, वो चीज़ अभी भी उसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है। क्योंकि वो जो उनका इमोशनल लेवल है लड़कियों का, वो अंडरस्टैंड करना फॉर अ मेल कम्युनिटी इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई मीन दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द नीड्स ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड हाउ शी शुड बी ब्रॉट अप। तो बेसिकली ऐसे प्रोग्राम्स और काउंसलिंग जो है सेशंस ज़्यादा होने चाहिए फॉर पेरेंट्स, स्पेशली फॉर फादर्स, to boost the confidence of the girls and to help them understand कि उनको किस सोसाइटी में सर्वाइव करना है, what are their strong points और किस लेवल तक वो उसको आगे ले जा सकती हैं। So as teachers, as professors, we always have been involved in such things, and I don't think कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ हम अपने दिमाग में लेके इसको इतना सेंसिटाइज करते हैं, but we can see कि this is going on and we try to tell them कि this has been happening, but you have to break the ceiling, you have to overcome these barriers and come out with good results. You don't have to worry about these things more, क्योंकि वहाँ पे फिर आउटपुट जो है वो इफेक्ट करता है। अगर इस चीज़ को लेके ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग होगी या तो इम्पैक्ट इसका ज़्यादा लिया जाएगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में जो है बहुत ज़्यादा हिंडर करती है। तो उनका माइंड वो करने की ज़रूरत होती है कि फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, मूव अहेड, वी आर विद यू।
सिर्फ यही सपोर्टिव चीजें लड़कियों को बहुत आगे तक ले जाती हैं, मैंने ये देखा है। Instead of discussing about the problems, bringing out the negativity in them, better to see the positive side. And whenever we try to show them the positive side ki look, there are few females like this, there are your mentors like that who are doing this, तो उससे उनको बहुत confidence मिलता है, they forget what they are facing and they try to perform better and better. डॉक्टर रुखाना, आप एक रोल मॉडल हैं अपने यूनिवर्सिटी में, आप किस तरह से देखती हैं? क्या बच्चियां जो हैं वो आ रही हैं? खासतौर से हमने पिछली बार भी बात की थी कि जो मटेरियल केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है वो काफी आनी शुरू हुई हैं लड़कियां, तो कितना प्रभाव पड़ रहा है उन पर? काफी प्रभाव पड़ा है। पिछले 5-10 सालों में मैंने देखा है कि रिसर्च के लिए लड़कियां रिमोट प्लेसेस से आती हैं और अलग अलग मतलब सिटीज से जो है वो हायर स्टडीज परस्यू करके फिर जामिया आती हैं मास्टर वो जो है पीएचडी एंड मास्टर्स में एनरोल होने के लिए। तो वो प्रभाव तो उन पे काफी पड़ा है। एंड वो मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था कि अब वो इस सिचुएशन को, ये जो जेंडर बायसनेस या डिस्क्रिमिनेशन है, इसको ओवरलुक करके आ रही हैं। वो इसके बारे में ज्यादा सोचती नहीं है क्योंकि अब उनके अंदर थोड़ा फोकस डेवलप हुआ है। वो अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज को अंडरस्टैंड करने लगी हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है। ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, एवरीवन शुड सपोर्ट देम, बट अब वो मेंटली इतनी प्रिपेयर्ड हो गई हैं कि दे आर हैप्पी विद द फैक्ट दैट इवन इफ नोबडी सपोर्ट्स अस, हम खुद अपनी मेहनत से, अपनी बोल्डनेस से, अपनी डेडिकेशन से आगे बढ़ेंगे। तो आई कैन सी दैट कॉन्फिडेंस इन गर्ल्स। प्रेरणा, आपसे जानना चाहूंगी, राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया था कि आईआईटी, सीएसआईआर, एम्स, इन सब में जो शोधकर्ता है जो हायर लेवल पर, वो उनमें मात्र 15% ही महिलाएं होती हैं। तो इसमें अब फिर से एक बार वही बात आ जाती है कि महिलाएं जो हैं उनकी जो एक कुदरती जो जिम्मेदारी होती है, उनके बच्चे हैं, मातृत्व है, तो उन सारी चीजों के कारण वो भी पीछे रह जाती हैं और जो है एक अच्छे जो दिमाग हैं, अच्छे जो माइंड्स हैं, उनका पूरा इस्तेमाल सही तरह से नहीं हो पाता। कैसे इस समस्या का समाधान हो? समस्या का समाधान इतना आसान होता तो शायद अब तक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया होता, लेकिन जैसे प्रोफेसर मैडम मुझसे पहले बोल रही थी कि एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, एक फीमेल रोल मॉडल की जरूरत है। एंड इट्स वेरी कमेंडेबल हाउ यू स्टैंड अप एंड लीड अदर वुमेन, प्रोफेसर। और तीसरी बात जो है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत है। और ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अभी हम लोग देख रहे हैं इन बिजनेसेस, इन गवर्नमेंट, एंड ये सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन से होंगे। अगर हम सोसाइटी को ये मौका देंगे टू इंक्लूड मोर वुमेन, वो नहीं होगा, क्योंकि हमें जो बायसेस है वो इनहेरेंट कल्चरल बायसेस है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जांपल है कि हमें हमारी कंपनी में कम से कम 30% महिलाएं हर लेवल पे चाहिए ही। या अगर आपने आपके गवर्नेंस या बोर्ड रेगुलेशन में रूल करके लेके आए, तो कुछ भी करके लोग 30% महिला लाएंगे। और 30% महिलाओं को रिक्रूट करना एक बात है, या उनको अपॉर्चुनिटी देना एक बात है, लेकिन उनको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट देना ये अलग बात है। तो जैसे प्रोफेसर ने शुरू भी किया था कि स्टैटिस्टिकली हमारे यहाँ पे महिलाएं स्टेम सब्जेक्ट्स लेती हैं, लेकिन वो कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाती? बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एक बार ये अगर रेगुलेटरी मैंडेट हो जाता है, तो फिर वो चाहे गवर्नमेंट लॉज हो या आपके कंपनी लॉज हो या आपके इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस हो, और आपको कोई नहीं रोक रहा है ये सब पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। द क्वेश्चन इज दैट ऑफ जेन्युइन इंटेंशन। और अगर आपको सच में आप बिलीव करते हैं इन इक्वालिटी, सच में आप बिलीव करते हैं कि वुमेन ब्रिंग इन अ पॉजिटिव एंड अ फार मोर बेनिफिशियल अप्रोच, तो ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना इज जस्ट अ मैटर ऑफ एक्शन। प्रेरणा, आपने काफी काम किया है, हैदराबाद में भी बहुत सी महिलाओं के साथ काम किया है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के साथ भी आपने काम किया है। आपने किस तरह की अपॉर्चुनिटी उनको दी और कैसे उनको आपने जो है अपलिफ्ट करने में जो है मदद की? आई थिंक सबसे बड़ी बात, और ये ऑलरेडी हाईलाइट की गई है, कि महिलाओं में कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो
मैक्सिमम एफर्ट जो जाता है वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने में जाता है कि हाँ आप कर सकती है, आप सक्षम है, और आप खुद में बिलीव कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद में नहीं बिलीव करेंगे तो दूसरा आप पे क्यों बिलीव करेगा। तो ये बात में मैक्सिमम एफर्ट जाता है। एक बार वो कॉन्फिडेंट हो गई महिलाएं, एक बार उन्होंने खुद पे विश्वास करना शुरू कर दिया, उसके बाद इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिर वो मेल अरीना में आप जाते हैं कि भैया हमारे पास ये महिलाएं हैं जो सशक्त है, जो काबिल है, जो कमिटेड है, लेकिन फिर वो आता है कि आप मैं इन्हें अपॉर्चुनिटी क्यों दूं, और फिर वो जस्टिफिकेशन एक सेकंड एस्पेक्ट होता है। तो आई वुड नॉट से इट इज इजी, बट आई वुड से थिंग्स आर चेंजिंग। और बहुत सारे ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये इन्वेस्टर्स मैंडेट कर रहे हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में, उनमें वो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया ही है कि आप अगर महिलाओं को नहीं रखेंगे एट एक सर्टेन परसेंटेज, एट सर्टेन लेवल्स, हम आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं बोर्ड मेंबर्स में महिलाएं आ रही है, लीडरशिप में फाइनली महिलाएं आ रही हैं, और एकेडेमिया में भी ये इम्पोर्टेंट हो रहा है। लेकिन बात यही है कि यहाँ पे भी अभी अगर आप महिलाओं का रोल देखेंगे तो एचआर, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन तरह के रोल्स महिलाओं को मिल रहे हैं। सेल्स या रेवेन्यू रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज या कस्टमर फेसिंग अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे करियर डेवलपमेंट है, वो अपॉर्चुनिटीज अभी भी महिलाओं को नहीं मिलते। एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई हैव होप, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्रोग्रेसिव जी। आउटलुक। एक अनुभव के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि ऑक्सफोर्ड में आपने क्या अनुभव किया। किसी भी लड़की को या किसी भी महिला को आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि दोहरे जो प्रयास की जरूरत पड़ती है, उसको खुद के एफर्ट जो एक होते हैं और इसके अलावा जो बाकी जो विरोध सहना पड़ता है। क्या डिस्क्रिमिनेशन वहां भी है? अब ऑक्सफोर्ड में मैं दो भागों में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। वन, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव, तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि एज रिसेंट एज 1980 आई थिंक ऐसे कुछ कॉलेजेस थे ऑक्सफोर्ड में जहां महिलाओं को अलाउड नहीं था। तो इट्स एज रिसेंट एज दैट। तो ऐसा नहीं है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या नहीं था, लेकिन पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है यूनिवर्सिटी टू टैकल दैट। जैसे अभी वाइस चांसलर हमारी ऑक्सफोर्ड की जो है वो महिला है, और अभी जो एक्टिंग डीन है करंटली वो भी महिला है बिजनेस स्कूल की। तो पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट एक्सपीरियंस की बात करें, एज अ स्टूडेंट अमॉन्ग अदर स्टूडेंट्स, तो मुझे सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और बुलिंग की आप जो बात कर रहे हैं ये मेल कैंडिडेट से मिली है और इंडियन मेल कैंडिडेट से मिली है। इंटरनेशनल मेल कैंडिडेट्स हैव बिकम अवेयर, आर रिस्पेक्टफुल, लेकिन अपने जो इंडियन मेल्स है उनका डिस्क्रिमिनेशन, उनका बुलिंग, उनका टारगेटिंग एंड अटैकिंग इज रैम्पेंट, इज एग्जिस्टिंग। और ये जो मैं बोलती हूँ अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस दैट डिस्क्रिमिनेशन, ये सिर्फ इंडियन महिलाओं को ही मिलता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ये विदेशी महिलाओं से नहीं करते। ये जो इनका सेक्सिज्म रहता है ये नॉन इंडियन महिलाओं की तरफ नहीं रहता। वो एक पता नहीं क्यों उनको इनहेरेंट रहता है, लगता है कि ये इंडियन महिलाएं हैं तो इनके साथ मेरा ये बिहेवियर चलेगा, या एक काइंड ऑफ इनहेरेंट उनका बायस रहता है कि इसको तो मैं इसकी जगह दिखाऊंगा। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम द स्टूडेंट कम्युनिटी। लेकिन एकेडमिकली, प्रोफेसर्स वाइज और इंस्टीट्यूशनली ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जी। डॉक्टर फाना, आपने सुना प्रेरणा ने जिस तरह से अपने अनुभव शेयर किए यहाँ पर, तो हमें किस तरह का बदलाव, ये बहुत बड़े स्तर पर बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ पर ये चीजें आनुवांशिक हैं, तो ये कैसे आएगा बदलाव? मैं आपके पीछे सवाल पे ही फोकस कर रही थी जब आपने प्रेरणा जी से पूछा था कि मुस्लिम महिलाएं, तो हम तो डिस्क्रिमिनेशन यही शुरू कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं तो महिलाएं ना, why should it be tagged as Muslim or Hindu or Christian? So we should talk about women as a whole. एंड जैसे मैंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, हम बेसिकली वो हमारे दिमागों में इतना बैठ चुका है कि नाउ वी आर ट्राइंग टू ओवर क्लासिफाई इट बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट। तो इसकी जरूरत ही नहीं है, प्रॉब्लम ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, तो उसको फर्दर क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एज फार एज एकेडमिक्स इज कंसर्न, हमेशा ये रहा है प्रोफेसर्स का अप्रोच भी कि
हम लोग बेसिकली वी नेवर थिंक ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग इन साइंसेस बिकॉज वी टॉक अबाउट साइंस, whether it's physics, whether it's chemistry, whether it's mathematics, so we don't have time to discriminate. डिस्क्रिमिनेशन जो फेस कर रही हैं लड़कियां या स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो आपस में करते हैं, विद इन देयर ओन कम्युनिटी, विद इन देयर ओन सर्कल, उसको हम डील करने के वेज बताते हैं. But among the professors, when they are dealing with students, there is no biasness towards any female student, preference nahi hai, because we judge them based on their merit and their subject, irrespective of which background they come from, who they are. तो हमारा पूरा focus sciences पे रहता है, because it's very specialized. I mean, student have to be focused. उनकी training, उनकी approach change करने की जरूरत होती है कि now you have to think, you have to observe, you have to verify your results. So we hardly get time to discriminate anyone. वो जो भी problems हम discrimination की बात कर रहे हैं वो या तो among colleagues थोड़ा रहता है due to disparity, या फिर among the students themselves जो different background से आते हैं, जो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं फीमेल स्टूडेंट्स को या बुली करने की, जैसा बता रही थी वो, तो ये चीजें वो फेस करती हैं. तो उनको डील करने के लिए हमें एक्चुअली वी हैव टू गो इन एक्स्ट्रा वे टू काउंसिल देम. तो ये चीजें, ये सेटअप्स काउंसलिंग के और गाइडेंस के हर एक यूनिवर्सिटी में बहुत कॉमन होने चाहिए, इवन डिपार्टमेंटल लेवल पे, हर लेवल पे होना चाहिए, ताकि गर्ल स्टूडेंट्स सिक्योर फील करें और हमें वो एक्स्ट्रा करना ना पड़े. बिकॉज apart from teaching, if you have to go counseling the students, it takes a lot of time. तो ये चीजें, ये जो सेटअप्स है फॉर काउंसलिंग, फॉर गाइडेंस, फॉर मेंटल वेलबींग, इनकी ज्यादा जरूरत है हर एक लेवल पे, लड़कियों के लिए, लड़कों. मैं तो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वी डोंट इवन थिंक अबाउट डिस्क्रिमिनेटिंग, तो वेदर इट्स अ बॉय चाइल्ड और अ गर्ल चाइल्ड, इन सबके लिए ये अवेलेबल होना चाहिए. अगर मेल्स का बिहेवियर कुछ ऑकवर्ड है, उनकी गाइडेंस भी उसी लेवल की जरूरी है जितना कि लड़की के लिए. इफ अ गर्ल हैज लेस कॉन्फिडेंस, उसको उस पे जो है फोकस करके उसको इम्प्रूव किया जाए. इफ अ बॉय हैज अ टेंडेंसी टू बुली पीपल और थिंक सुपीरियर अबाउट हिमसेल्फ, उसको ट्रेन करने की जरूरत है और उसको समझाने की जरूरत है सोशल सेटअप में हाउ दे हैव टू बिहेव विद गर्ल्स. ट्रांजिशन की हम बात करें, एजुकेशन, पीएचडी या हायर एजुकेशन के बाद जॉब में, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो हमारा ट्रांजिशन फेज इस तरह से भी होता है कि हम पढ़ाई से जॉब की तरफ जा रहे होते हैं. जैसे कि जो करंटली मेरा भी स्टेटस आप कह सकते हैं कि हम पढ़ाई से जॉब की तरफ जा रहे हैं. तो उसी वक्त पीक टाइम होता है कि वी हैव टू गेट मैरिड एंड वी हैव टू टेक अप मैटरनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो इस वक्त ये टाइम सबसे ज्यादा सपोर्ट एंड सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, जहां हम गिव अप कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए सोसाइटी से, और इवन अथॉरिटीज, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग में भी ऐसे चेंजेस आने चाहिए, जैसे कि डीएसटी की और यूजीसी की कुछ स्कीम्स हैं जो वापस करियर अडॉप्ट करने के लिए विमेन को सपोर्ट करती है कि ब्रेक इन करियर के कुछ वो एडवांटेज के साथ हम वापस आ सकते हैं अपने साइंस के फील्ड में आफ्टर डूइंग ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि गैप हो ही जाता है. तो वो स्कीम अभी मैं देख रही हूँ कि स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर आगे अभी शायद दो साल से एडवर्टाइज नहीं हुई है. तो उस स्कीम को हम इतना इग्नोर ना करें, उसका मतलब उसमें इनपुट चाहिए, तभी हम वापस आ सकते हैं. क्योंकि ब्रेक इन करियर और कहीं अगर हम कंपटीशन के लिए जाते हैं तो फिर वही बैकग्राउंड प्रॉब्लम सस्टेन करती है कि हमें वो उतना हमारे पास एक्सपीरियंस में कुछ कमी आ गई या कुछ और चीज हो गई. तो उस गैप को फिल करने के लिए हमें ऐसी स्कीम्स की जरूरत है और ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत है जो एफर्ट्स के साथ, हम ये नहीं कह सकते कि बैठे बैठे सोचा और हो गया. हमें बहुत एफर्ट्स के साथ इस गैप को फिल करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारी स्कीम्स की जरूरत है. और जैसे कि मुझे ऐसा भी लगता है कि साइंस में लड़कियां ज्यादा अच्छा इसलिए भी करती हैं क्योंकि इट्स लाइक टिट्स एंड बिट्स, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना होता है इसमें. तो वो हम बहुत अच्छा, इसीलिए इसमें ये होता है कि लड़कियां रिसर्च में, बायोलॉजिकल साइंस में बहुत अच्छा करती हैं. और लेकिन बस ये है कि पूरी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट और पॉलिसी मेकिंग तक जब तक ये बात नहीं होगी, हमें उस गैप को फिल करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. सिर्फ मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से इसमें आगे आना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है. तो मुझे ये लगता है कि उस गैप के लिए हमें
चाहिए हमें. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन. बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात कही कि नीतिगत फैसले भी लेने होंगे और साथ में सामाजिक स्तर पर भी बदलाव जो है वो हमें करने होंगे, तभी जो है वो महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में और जो स्टेम विषयों में आगे बढ़ पाएंगी। और जिस तरह के करियर की आपने बात की कि जो बीच में ब्रेक लेकर और फिर आगे, इस तरह की योजनाओं की भी जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उफाना, प्रेरणा वाडेकर, डॉक्टर माहिनो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी ताकि इस तरह के मंथन से कुछ ऐसी चीजें निकल कर आए जो कि हमारे समाज को और बेहतर बनाने में हम कामयाब हो सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।